हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिग ब्रेन आईक्यू। सो हम कर रहे थे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर लिए हैं और आज हम पार्ट 4 में साइटोप्लाज्म से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे तो फटाफट से जाके उनको देख लो, फिर हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म तो हमने 8th क्लास में भी ये पढ़ा था कि फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो अब मैं आपको पढ़ती हूँ, ये पढ़ के और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने बोला है फर्स्ट लाइन में, व्हेन वी लुक एट द टेम्परेरी अमाउंट्स ऑफ अनियन पील एज वेल एज ह्यूमन चीक सेल्स वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। तो उसने बोला जब आपने माइक्रोस्कोप के अंदर, पीछे हमने डिस्कस किए हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में एक्टिविटीज, तो हमने जब ह्यूमन चीक सेल्स और अनियन पील के अंदर जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसने बोला एक बाहर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके अंदर एक रीजन था। अब वो रीजन क्या है? एक छोटी सी स्पेस थी, हर सेल एक अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक एक छोटा छोटा रीजन लेके बैठा था। अब ये क्या चीज़ है? ठीक है, और जब उसने दिस रीजन टेक्स अ वेरी लिटिल स्ट्रेन, और जब हमने इस पे मिथिलीन ब्लू या सेफ्रेनिन कुछ भी डालेंगे तो उसके बाद जो स्ट्रेन, अब न्यूक्लियस पे हमने करा है, पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है उस पे जो स्ट्रेन आया था वो बहुत ही ज़्यादा कैसा था? डार्क कलर का स्ट्रेन। लेकिन इस पे जो स्ट्रेन आएगा वो बहुत ही लिटिल स्ट्रेन आएगा, मतलब बहुत ही लाइट कलर का ये शो होगा। तो जो लाइट कलर वाला पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो आपका क्या है? साइटोप्लाज्म। और जो डार्क कलर, एक डॉट टाइप आएगी डार्क कलर की, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, आप अपनी स्कूल में एक्टिविटी करेंगे, तो ये जो डॉट टाइप डार्क कलर है ये है न्यूक्लियस, और जो ये लाइट कलर का बाकी सारा रीजन है ये क्या है? साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्ट्रेन, इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म होता क्या है? द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी भी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसके अंदर का फ्लूइड, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब हम ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं? बार बार ये वर्ड आ रहा है ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल्स होता क्या है? तो जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर ऑर्गेन्स हमारे लिए काम करते हैं, ऐसे ही सेल के अंदर जो है सेल के ऑर्गेनेल्स उसका काम करते हैं। हमारे ऑर्गेन्स सेल के ऑर्गेनेल्स, समझ आई? तो ऑर्गेनेल्स सेल के लिए सारे वो काम करेंगे जो हम लोगों के लिए हमारे ऑर्गेन्स काम करते हैं। ठीक है, तो इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स। इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है क्या? ऑर्गेनल्स। ठीक है, ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। और ये ऑर्गेनल्स करते क्या हैं? ये ऑर्गेनल्स स्पेशलाइज्ड जो हमारे स्पेसिफिक फंक्शन है, जो एक्चुअली में ये स्पेशलाइज्ड जो हमारे ऑर्गेनल्स है, ये किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर काम को करते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर हार्ट ब्लड को आपका पंप करता है, स्टमक आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है। तो ऐसे ही ये इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो हर कोई ना कोई अपना अपना स्पेसिफिक काम करता होगा। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। और ये सेल ऑर्गेनल्स भी कैसे होते हैं? इनकी भी अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो अभी तक हमने पढ़ा जो साइटोप्लाज्म सेल है, सेल की अपनी मेम्ब्रेन है विच इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर ये प्लांट सेल हो जाता है तो उसके अंदर दो मेम्ब्रेन आ जाती है। कौन सी? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आती है, एक और एक्स्ट्रा आपकी मेम्ब्रेन आ जाती है जिससे बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अब अंदर चलते हैं, इसके अंदर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। और फिर उसके अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, अब न्यूक्लियस की भी अपनी मेम्ब्रेन है जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर अभी हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? जैसे हमारे अंदर ऑर्गेन्स है, साइटोप्लाज्म जो सेल है उसके लिए साइटोप्लाज्म के अंदर कौन बैठे हैं? ऑर्गेनल्स। ठीक है, और ये ऑर्गेनल्स की भी क्या होगी? अपनी अपनी मेम्ब्रेन। तो हर कोई चीज जो इसके अंदर बैठी हुई है उसके पास क्या है? सेल के अंदर हर चीज के पास अपनी अपनी मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो पार्ट 3 था कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती। ठीक है, बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, क्योंकि उनका न्यूक्लियर रीजन, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उनका न्यूक्लियर रीजन कैसा होगा?
वेल डिफाइंड नहीं होगा ना, पोअरली डिफाइंड होगा इनका न्यूक्लियर रीजन। तो उसने यही बोला बिसाइड द एब्सेंट ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। इनके मेम्ब्रेन बाउंड ये जो सेल ऑर्गेनल्स है जो काम करते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस अगर किसी को करना है तो लास्ट क्लास जाके देखो पार्ट 3, उसमें बहुत अच्छे से मैंने 5-6 पॉइंट आपको उसके समझाए हैं, तो आप उसको अपनी कॉपी में लिख के याद कर लो और इतना इनफ है प्रोकैरियोटिक के लिए, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या है कि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से उनका न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी गायब है। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोट्स में सब कुछ होगा बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर रीजन उनका वेल डिफाइंड है और सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल्स ऑफ वायरस, ठीक है। तो उसने बोला है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड, कि ये जो मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस है कि कितनी मेम्ब्रेन काम क्या करती है, मेम्ब्रेन का होना क्यों जरूरी है, एक एग्जांपल वायरस के एग्जांपल से पता चलता है कि वायरस हमने अभी 8th क्लास में भी हमने ये पढ़ा था कि वायरस क्या होता है, वायरस हमारे आसपास घूम रहे हैं, जब तक वो हमारे आसपास घूम रहे हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। वो एक तरह से मान लो कंसीडर है कि वो मरा हुआ है, डेड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अभी ये वैसे ये बात क्लियर नहीं हुई है कि वो डेड है, अभी इस बात पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो एक्चुअल में डेड है कि लाइव है, क्योंकि वो बाहर तो कोई काम करता ही नहीं है, ठीक है, मतलब बाहर घूम रहा है फिर रहा है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही आपके अंदर किसी भी तरह से पहुंच जाएगा वो, ठीक है, क्या करेगा आपके सेल के ऊपर वो टाइप ऑफ की उसको अपना कब्जा कर लेगा और उससे अपने सारे काम कराएगा। मतलब जो भी सेल अपने लिए काम करता था, जो अपने लिए खाना लेता था, वो वायरस ले लेगा। जो डाइजेशन करनी होती थी सेल ने, क्योंकि उसके पास तो खाना ही नहीं है, वो तो वायरस ने ले लिया। तो वायरस अपना डाइजेशन जो करता था उसके बाद वेस्ट निकालने का तरीका किससे अपनाता था, सेल से, ठीक है। तो बेसिकली अंदर जाके किसी भी होस्ट के किसी भी चीज के अंदर जाके क्या करता है, उसके सेल्स को अपने कब्जे में कर लेता है और अपना सारा काम उनसे कराता है। और इसकी वजह से सेल, क्योंकि उसको खाना मिल रहा है, उस फ्री बैठ रहा है, सारा काम हो रहा है उसको, तो क्या करता है धीरे 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 अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाता है। और जब ये मल्टीप्लाई करता है तो हमारे अंदर उसके साइड इफेक्ट दिखते हैं, ठीक है। तो वही बात है। तो उसने वो बोला है कि अब ये मेम्ब्रेन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें वायरस के एग्जांपल से पता चलता है कि वायरस जब बाहर घूम रहा है, तो मैंने आपको बोला वायरस बाहर घूम रहा है, आपको नुकसान नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? बिकॉज उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। जब वो बाहर घूम रहा है उसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है। जब वो अंदर चला जाएगा तो मैंने आपको बोला कि वो आपके सेल पे क्या कर लेगा, आपके सेल पे कब्जा कर लेगा। सेल के पास तो मेम्ब्रेन है, तो वो उसकी मेम्ब्रेन को अपनी मेम्ब्रेन की तरह यूज करेगा। तो वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। मैंने आपको बोला ना इस बात पे कंट्रोवर्सी कि वो जिंदा है भी कि नहीं, क्योंकि वो बाहर तो कोई शो ही नहीं करते हैं कि उनके पास जिंदा है। लेकिन जैसे हमारे अंदर या किसी भी चीज के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाते हैं, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन, तो उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है एंड हेंस डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। इसलिए उनकी ऐसे लगता है कि बाहर कोई लाइफ ही नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है उसकी लाइफ के। अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी, जब तक वो एक लिविंग बॉडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर नहीं करते एंड यूज इट्स मेम्ब्रेन सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, और सेल की मशीनरी को क्या कर देते हैं, यूज कर लेते हैं मल्टीप्लाई, खुद को मल्टीप्लाई करने में। तो वही बात है, वायरस का क्वेश्चन कई बार आता है कि वायरस बाहर जो है वो कोई उनकी सिग्निफिकेंस ही नहीं है लाइफ की, लेकिन जैसे वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना लाइफ का, तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लाइफ का, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई क्यों करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज जब वायरस बाहर है उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो वायरस इज लैक एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो और जो भी आपकी मेम्ब्रेन्स है वो क्या होती है, वो वायरस के अंदर होती नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आपके अंदर जाता है वो क्या करता है, आपके सेल के ऊपर खुद बैठ जाता है, समझ लो, और क्या कराता है, उससे अपना सारा काम कराता है, ठीक है। तो सेल, आपकी सेल मशीनरी, आपकी बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म के वो अंदर जा रहे हैं, ठीक है, उसकी सेल मशीनरी को क्या करेगा, यूज करेगा, किसके लिए, अपने काम के लिए खुद, और अपना उसका काम होता रहेगा तो वो क्या करता रहेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा। समझ आई बात, समझ आई। तो ये वहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि वायरस के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो फिर भी वो क्या है, वो आपके अंदर जाके कैसे वो करता है अपने आप को मल्टीप्लाई, तो आप क्या बोलोगे, वो आपकी सेल मशीनरी को यूज करता है, ठीक है, खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का, ये मैंने लास्ट क्लास पार्ट 3 में करा दिया है, तो आप वहीं से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज
सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? जैसे हम ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर हमारा काम करने के लिए हार्ट है, लंग्स हैं या स्टमक है। हार्ट जो कि हमारे ब्लड को पंप करता है, स्टमक क्या करता है, स्टमक हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, लंग्स क्या करते हैं, लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ये सब हमारे क्या है, ऑर्गन्स। तो जैसे हम ऑर्गेनिज्म है, हमारे ऑर्गन्स है, ऐसी सेल के अंदर उसके ऑर्गेनल्स होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं, डाइजेशन का या एब्जॉर्प्शन का या फिर जो आपका एनर्जी बनती है, इन सब का। तो हम इसको इलाबोरेट में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको पढ़ के फिर पूरा समझाती हूँ। तो सेल ऑर्गेनल, एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है, हर सेल की हमने अभी पढ़ा कि मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ताकि उसका इनर मटेरियल जो है वो आउटर सराउंडिंग से अलग रहे, वो अपना अंदर का सामान अपने पास ही रखे, वो बाहर की सराउंडिंग में मिक्स ना हो जाए। लार्ज एंड कम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसने क्या बोला है, जो लार्ज और कम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम लार्ज एंड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ऐसे कुछ लार्ज एंड कम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, जैसे कि किसके सेल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। उसने बोला लार्ज एंड कम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कैसे सेल होते हैं, लार्ज एंड कम्प्लेक्स। तो ये क्या है, नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज, इनको बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज चाहिए ताकि ये अपनी जो ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसको क्या करें, मेंटेन करके रखें और फंक्शन अपने करते रहें, ठीक है। जैसे हमें क्या चाहिए, हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए ताकि हम अपना काम करते रहें, ऐसे ही सेल को क्या चाहिए, सेल को बहुत सारी बहुत केमिकल एक्टिविटीज करनी पड़ती है ताकि वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन, इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखे और उसके सारे फंक्शन कर सके। टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स। तो सारी अपनी अपनी एक्टिविटीज, हर कोई अलग अलग हो, कोई किसी में एक्टिविटी मिक्स ना हो। जैसे हमारे अंदर ब्लड जो है वो पंप करता है, हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है ब्लड को, तो वो मिक्स नहीं होता ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ। अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में अलग चलती रहती है, हमारा ब्लड जो है वो पंप हार्ट में अलग होता रहता है, हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में पंप होता रहता है, स्टमक में डाइजेशन अलग, ऐसा तो नहीं है कोई मिक्स हो जाता है। तो ऐसे ही सेल के अंदर ये सारी एक्टिविटीज अलग अलग रहें, अपना अलग अलग काम करें, इसके लिए उनके पास एक छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। तो टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इन सारी एक्टिविटीज को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए सेल यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनल्स। सेल क्या करता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर यूज करता है, तो जिनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनल की डेफिनेशन क्या है कि सेल का फंक्शन करने वाले छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। सेल का काम करने वाले, सेल की मेंटेनेंस करने वाले या सेल का फंक्शनिंग करने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये एक फीचर है जो यूकैरियोटिक सेल्स को प्रोकैरियोटिक से अलग करता है। वाई? बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो ऑर्गेनल्स से ही नहीं, उनका काम करने वाला ही नहीं था, ठीक है, तो सारा काम वो जो न्यूक्लियर रीजन जो पुअरली डिफाइंड था उसी को करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर सारे के सारे आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, तो वो उसका काम करते हैं, इसलिए उसकी फंक्शनिंग अच्छे से चलती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में बिल्कुल इसका उल्टा है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके अंदर फंक्शनिंग अच्छे से नहीं है, उनका न्यूक्लियर रीजन ही बेचारा खुद ही जो है पुअरली डिफाइंड, उसको ही सारे काम करने पड़ते हैं बिकॉज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट है। Some of these organelles are visible only with an इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ इसमें ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको सिर्फ किसी से देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन, हमने न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से एलैबोरेट करके पढ़ लिया है। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी पैरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो इसमें कुछ उसने बताए हैं कि हम किन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम ER के बारे में पढ़ेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी पैरेटस,
ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है लाइसोसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। हालांकि हम वैक्यूल के बारे में भी पढ़ेंगे बट उसने यहाँ पे नाम नहीं दिया। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सेल के लिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो पहला आ गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमें सेल ऑर्गेनल के बारे में एक ब्रीफली बोलना हो तो क्या है, सेल के अंदर छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल का फंक्शन करते हैं, सेल की फंक्शनिंग पूरी वही संभालते हैं और सेल के जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन भी करते हैं। तो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को ही सेल ऑर्गेनल बोला जाता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER भी बोला जाता है। तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप इसके दो स्ट्रक्चर, दो पॉइंट, इसके बेसिकली आप पॉइंट बना लो। पहला पॉइंट, 2 पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट स्ट्रक्चर, उसके 3-4 पॉइंट होंगे। फिर दूसरा पॉइंट आप उसके बारे में, उसके यूजेस या वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर 3-4 पॉइंट होंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो द एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले मैं पढ़ के आपको समझा देती हूँ कि आपको स्ट्रक्चर में कौन सी लाइनें लिखनी है और फिर उसके यूजेस में कौन सी लाइन लिखनी है, फिर लास्ट में हम इसको एक बार अच्छे से कर लेंगे। The endoplasmic reticulum (ER) is a large network of membrane-bound tubes and sheets. उसने क्या बोला, ये जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क मतलब एक ऐसा, मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला सिस्टम जो होता है वो नेटवर्क होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, किसका मतलब इंटरकनेक्शन है यहाँ पे, किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स। बहुत सारी ट्यूब्स हैं जिनकी अपनी अपनी मेम्ब्रेन है और बहुत सारी शीट्स हैं जिनकी मेम्ब्रेन है, उनका ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग वेसिकल्स। तो ये ऐसा लगता है कि लंबी लंबी ट्यूब्यूल्स जा रही है, ऐसा लगता है कि कोई पाइप्स है, ठीक है, बहुत सारी पाइप जुड़ के बना हुआ है, ठीक है। राउंड है, ऑब्लॉन्ग बैग मतलब वेसिकल्स हैं, बिल्कुल लंबी लंबी गोल गोल कोई पाइप जा रही है, ठीक है। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ER की जो मेम्ब्रेन है वो किसके जैसी बिल्कुल लगती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो यहाँ तक इसके स्ट्रक्चर की बात हुई। तो क्या था स्ट्रक्चर में कि जो ER है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या है, उसके अंदर वो एक लार्ज नेटवर्क है, किस चीज़ का, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स का। और वो कैसी दिखती है, तो वो बिल्कुल किसकी जैसी, वो क्या है, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और ऑब्लॉन्ग बैग्स या वेसिकल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि वो लॉन्ग राउंड ऑब्लॉन्ग बैग जैसी कोई काइंड ऑफ पाइप जा रही है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा है। अब इसकी फंक्शनिंग पे बात करते हैं। तो इसने बोला है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, कौन से, RER और SER। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये RER और SER का डिफरेंस। तो RER की फुल फॉर्म होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER की फुल फॉर्म होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं आपको पहले डिफरेंस बता देती हूँ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दोनों ER के पार्ट ही, बट दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। उसका नाम रफ इसलिए है बिकॉज उसके सरफेस पे राइबोसोम्स हैं। क्या है, राइबोसोम, जो ऊबड़ खाबड़ उसका सरफेस बना देते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER, तो कई बार क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER। तो पहला डिफरेंस उनकी फुल फॉर्म का ही डाल दो कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दूसरा आपका डिफरेंस क्या आएगा कि उसमें रफ के अंदर उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स है, जबकि स्मूथ के अंदर राइबोसोम नहीं है, तभी तो वो स्मूथ है। तो रफ के अंदर क्या है, राइबोसोम्स है, स्मूथ के अंदर राइबोसोम्स एब्सेंट है। फिर जहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, बिकॉज राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं आपका, ठीक है। तो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, रफ के अंदर। तो रफ के अंदर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, जबकि SER के अंदर क्या होगा, लिपिड्स या फैट जो है वो आपका सिंथेसाइज होगा, ठीक है, लिपिड्स या फिर फैट। तो हम पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला पॉइंट तो डिफरेंस का ही डाल देना आपने, ठीक है, मतलब आपको फुल फॉर्म वाला डिफरेंस। नाउ सेकेंड इज RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। वही बात आ गई, RER रफ इसलिए लगता है बिकॉज उसमें राइबोसोम्स हैं जो उसके सरफेस पे हैं, जबकि SER में राइबोसोम्स एब्सेंट होने की वजह से वो स्मूथ लगता है।
द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए RER क्या मैन्युफैक्चर करेगा? प्रोटीन। तो RER में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, जबकि SER में कौन? लिपिड्स और फैट्स। द मैन्युफैक्चर्ड, अब ये जो प्रोटीन है ये होता है, तो यहाँ तक 3 पॉइंट आपके डिफरेंस के आ गए। कौन कौन से? पहला उनकी फुल फॉर्म का डिफरेंस, दूसरा उनके अंदर राइबोसोम एब्सेंट या प्रेजेंट वाला डिफरेंस, और तीसरा कि प्रोटीन जहाँ राइबोसोम होगा वहाँ प्रोटीन बनेगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगा, लेकिन क्या बनेगा? लिपिड्स और फैट्स बनेंगे। ठीक है, तो स्मूथ, अब उसने बोला ये जो प्रोटीन बनते हैं ये सिर्फ ये क्या होते हैं? ये यहाँ से ER में बनते हैं, और जहाँ जहाँ सेल को प्रोटीन या लिपिड्स की ज़रूरत होती है ये वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे हमने प्रोटीन और लिपिड की कहाँ पढ़ी थी इंपॉर्टेंस? जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए प्रोटीन और लिपिड चाहिए, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। तो उसने यहाँ पे बोला द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। तो ये जो जहाँ पे सेल को नीड होती है वहाँ पे ये प्रोटीन और लिपिड, बेसिकली प्रोटीन ज़्यादातर क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। किसकी वजह से? ये जो ER में नेटवर्क है, ये नेटवर्क क्या करता है? इसका काम ही यही है कि जहाँ प्रोटीन, सेल के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ पे प्रोटीन को पहुँचा दिया जाए। उसके बाद द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, हम बात कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? प्रोटीन तो हमें पता चल गया, सेल के बहुत काम आते हैं, जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ वहाँ जाते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। सेल से बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, लेकिन ये जो आपके लिपिड्स हैं, ये लिपिड और फैट मॉलिक्यूल्स ये किस काम आते हैं? ये सेल के फंक्शन के काम आते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने बात की सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन और लिपिड से। तो उसने बोला है कुछ प्रोटीन और लिपिड्स क्या करते हैं? जाके सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, तो सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो वो पूछ लेते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, कि प्रोटीन और लिपिड का जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाना इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और बाकी सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो अभी हमने वही बात की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ER क्या बना रहा है? प्रोटीन और लिपिड्स बना रहा है। अब कोई बोलेगा नहीं जी RER और SER बना रहा है, तो वो ER की ही पार्ट है ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही पार्ट हैं RER और SER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? आपका प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो कहाँ का यूज होता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में यूज होता है। कुछ प्रोटीन और लिपिड प्रोटीन एंड लिपिड आपके कहाँ यूज होते हैं? वो आपके हार्मोन्स और एंजाइम की फॉर्म में यूज होते हैं। और जहाँ जहाँ सेल को प्रोटीन चाहिए वहाँ वहाँ ये कैसे पहुँचता है? इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ प्रोटीन कैसे काम करते हैं? आपके एंजाइम और हार्मोन की तरह भी काम करते हैं। Although the ER varies greatly in appearance in different cell, it always form a network system. उसने बोला चाहे जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऐसे ही ER का स्ट्रक्चर भी उनमें वेरी करेगा। तो कोई ऑर्गेनिज्म में कैसा स्ट्रक्चर होगा, कोई और ऑर्गेनिज्म में कोई अलग स्ट्रक्चर होगा। तो हर ऑर्गेनिज्म का ER का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन वो हमेशा अपने अंदर बनाता क्या है? नेटवर्क बनाता है। किसका? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स का नेटवर्क। क्यों नेटवर्क बना रहा है? ताकि जो ये प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज हो रहे हैं ये ER से जहाँ पे सेल के अंदर ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच सके, इसलिए इसको नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट है दस वन फंक्शन। अब ER के मेजरली फंक्शन क्या है? ER का मेन फंक्शन यही है कि वो प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसाइज करते हैं। दूसरा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है। तीसरा ये जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं ये आपके हार्मोन और एंजाइम बनाते हैं ना, तो ये किस काम आता है? एंजाइम और हार्मोन को भी बनाने के काम आता है। और चौथा फंक्शन क्या बात करेंगे कि आपका ये जो है प्रोटीन और लिपिड्स, यहाँ पे नीचे नेक्स्ट फंक्शन आ गया। ये क्या करते हैं? ये एक चैनल, तो पूरा नीचे फंक्शन ही पढ़ रहे हैं हम। ये हमारा जो है वो चैनल बना देते हैं। किस लिए? अभी चैनल ही तो है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने को एक चैनल ही तो बोलते हैं। तो दस वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो जहाँ जहाँ इस प्रोटीन को जाने की जरूरत है वहाँ वहाँ पहुँच जाता है। तो एक चैनल बना दिया, एक नेटवर्क बना दिया
ताकि प्रोटीन आपके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। तो ईआर के फंक्शन कितने हो गए, पहला प्रोटीन लिपिड बनाना, दूसरा उनको जगह जगह भेजना, तीसरा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करना, और चौथा आपका ये है कि ये प्रोटीन और लिपिड से बेसिकली एंजाइम और हॉर्मोन्स बनाना। ये प्रोटीन और लिपिड से एंजाइम और हार्मोन ही तो बन रहे हैं। नेक्स्ट इज द अगला फंक्शन क्या है, द ईआर ऑल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये एक और काम भी करता है, कौन सा काम करता है, ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का काम करता है, क्योंकि ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं। बोलते हैं आओ मेरे ऊपर क्या करो, कुछ साइटोप्लाज्मिक बायोकेमिकल एक्टिविटीज करो। तो इसके क्या करता है, ये एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ताकि जो सेल के लिए, सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इसके अंदर हो सके। ठीक है, क्या हो सके, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इसके अंदर हो सके। और उसके बाद ये आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि SER का बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है। SER इतना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, क्योंकि इन लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट कौन होते हैं, जिनकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिनके अंदर बोन्स होती है स्पाइनल कॉर्ड वाली। तो इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर, उनके लिवर सेल के अंदर SER का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। उनके लिवर के अंदर लिवर सेल जो होते हैं उसमें डिटॉक्सिफाई करते हैं मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। तो यहाँ तक हम पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देख के आए। उसके बाद उसका RER और SER का डिफरेंस देखा, और फिर ER के यूजेस के कितने पॉइंट है कि ER क्यों ज़रूरी है। इसका पहला पॉइंट तो मैंने बार 3-4 पॉइंट तो आपके रिपीट ही हो रहे हैं कि प्रोटीन लिपिड बनाता है, उनको जगह जगह भेजता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है, हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन और लिपिड से ही तो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का काम करता है, बिकॉज बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए अपना सरफेस प्रोवाइड करता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि लिवर सेल किसके, वर्टिब्रेट्स के, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके लिवर सेल के अंदर जो ER का SER वाला पार्ट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट है, वो किस काम आता है, डिटॉक्सिफाई करने के काम आता है, किसको, पॉइजन्स एंड ड्रग्स, पॉइजन्स एंड ड्रग को डिटॉक्सिफाई करने के काम आता है। और यहीं पे आपका ER खत्म है, तो पॉइंट बना के याद करना। ठीक, ओके। सो नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस क्या होता है, तो मैं पढ़ती हूँ फिर साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्जी। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया 1 मार्कर में कि गोल्जी एपरेटस को किसने डिस्क्राइब किया, तो गोल्जी एपरेटस को डिस्क्राइब किसने किया है, कैमिलो गोल्जी ने। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ठीक है, उसने क्या बोला, गोल्जी एपरेटस कैसा है, तो पहला मैंने आपको बोला हर ऑर्गेनल के लिए आप 2 पॉइंट बना लो, एक स्ट्रक्चर का, उसमें जितने पॉइंट, तो आपको पॉइंट्स बना के याद करना है। साइंस जो है आपकी इस बार की, पॉइंट्स बना के याद करोगे तो बहुत आराम से याद होगी। तो ऑर्गेनल में सेकंड ऑर्गेनल आपका आया गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस में फर्स्ट ए पार्ट डालो आप स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के जितने पॉइंट बन रहे हैं वो डालो, फिर उसके बाद आप उसका यूज डालो कि क्या यूज, कहाँ यूज होता है, क्या काम करता है। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, flattened sacs arranged approximately parallel to each other in sacs called cisterns। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, गोल्जी एपरेटस में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं। ठीक है, एक सिस्टम है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का। तो वेसिकल्स क्या है, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड मीन्स टाइप ऑफ बिल्कुल पतला सा, चपटा सा। ठीक है, तो सैक्स है, फ्लैटेंड सैक्स है, तो मान लो इतना कोई लंबी टाइप ऑफ पाइप, तो फ्लैटेंड सैक्स है जिन्हें हम वेसिकल्स बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का ये सिस्टम है, और ये कैसी हैं, ये कैसे लगी हुई हैं, ये जो आपकी वेसिकल्स हैं ये एक के ऊपर एक, तो बेसिकली पैरेलल है, ये आपकी क्या है, पैरेलल, एक के ऊपर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टन, एक दूसरे से पैरेलल है। तो कैसी है, इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टन। तो लाइन में एक दूसरे से क्या लगी हुई है, पैरेलल लगी हुई है, और इस पूरे को क्या कहते हैं, सिस्टन्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे लगने को। नाउ दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER। तो ये जो मेम्ब्रेन्स है, किसकी मेम्ब्रेन, आपकी वेसिकल्स की, जो गोल्जी एपरेटस की के अंदर आपकी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, उनका किसके साथ कनेक्शन है, ER के साथ। अब ER के साथ कनेक्शन क्या है भाई, क्यों और क्यों है, तो ये हम पढ़ेंगे।
तो हमने पढ़ा कि भैया इनकी जो वेसिकल है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ऑफ गोल्जी अपरेटस, इसका किसके साथ कनेक्शन है, ये खुद इंटरकनेक्टेड है मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर, क्यों, and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system, और जिसकी वजह से क्या बना देती है, ये पूरा सिस्टम बड़ा ही कम्प्लेक्स हो जाता है। वहाँ पे ईआर की ऑलरेडी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें इतनी सारी मेम्ब्रेन्स है, ऐसे लगता है कि बहुत सारी आपस में गुंजल टाइप बना हुआ है, ठीक है। सेम यहाँ पे आपका जो गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी अपरेटस के अंदर भी इतना वेसिकल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ऑलरेडी ये इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स है, और जब ये मिल जाता है ये एक दूसरे से, अभी हमने पढ़ा ना कि गोल्जी अपरेटस की जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं वो ईआर की मेम्ब्रेन्स के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसकी ईआर की मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होने की वजह से पूरा क्या बना देता है, एक बड़ा ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। किसका, सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है सेल के अंदर मेम्ब्रेन का एक बड़ा ही कम्प्लेक्स सिस्टम इसने यहाँ पे बना दिया। The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. अब इसका काम क्या है, ये सेकंड पॉइंट। तो स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ उतना ही डालना था कि भैया क्या है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जो कैसे लगी हुई हैं, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम्स, आपका इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका कि यूजेस क्या है यहाँ पे, इसका काम क्या है बेसिकली। तो काम क्या है इसका, कि जो भी मटेरियल ईआर के आसपास या बेसिकली ईआर सिंथेसाइज करता है वो ये क्या काम करता है, ये उसका पैकेजिंग करता है और स्टोर करता है। तो समझ लो एक जैसे ईआर ने प्रोडक्ट बनाया और ये उसको क्या करेगा, पैकेज करेगा और डिस्पैच करेगा, क्या करेगा, पैकेज करेगा और डिस्पैच करेगा टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। बात समझ आई। तो ईआर में जितने भी क्या बन रहे हैं, ईआर में प्रोटीन एंड लिपिड्स ही तो बन रहे हैं, प्रोटीन लिपिड्स बनेंगे जो वहाँ पे, वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, ये क्या करेगा, उनको पैक करके डिस्पैच कर देगा वेरियस टारगेट। तो जहाँ सेल को जरूरत होगी प्रोटीन या लिपिड्स की, वो क्या करेगा, ईआर बनाएगा और गोल्जी अपरेटस उसको क्या कर देगा, पैक करके उसके जो जगह जहाँ पे चाहिए वहाँ पे डिस्पैच कर देगा, ठीक है। नाउ its function include the storage, modification and packaging of the products in vesicles। तो इसके फंक्शन में काम क्या है, तो अभी तो पढ़ा हमने, जो ईआर में चीजें बन रही हैं वो यहाँ पे क्या हो रही है, पैक होके डिस्पैच हो रही है। तो वही उसने बोला कि इसका काम और भी कुछ है, क्या है, ये स्टोरेज भी करता है, फिर उस चीज में मॉडिफिकेशन, जो वहां से चीज आ रही है उसकी मॉडिफिकेशन भी करता है, एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, ठीक है। ये जो वेसिकल्स हैं इसकी अपनी, इसमें क्या करता है, जो ईआर से प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसको पैक करेगा, उसको स्टोर करने की जरूरत है तो स्टोर करेगा, या मॉडिफाई करने की जरूरत है मॉडिफाई करके फिर उसको क्या करेगा, जहां अगर कोई टारगेट पे जरूरत है तो वहां भेज देगा, अदरवाइज अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। बात समझ आई। नाउ in some cases complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus। तो कई केसेस में क्या होता है, हमने हमेशा ये पढ़ा है कि सिंपल से कम्प्लेक्स बन रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ केसों में जो कम्प्लेक्स शुगर बनती है वो किसकी वजह से बनती है, सिंपल से कम्प्लेक्स बन रही है। हम हमेशा पढ़ते हैं कम्प्लेक्स से सिंपल होता है, टूटता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल से, कुछ केसेस में सिंपल शुगर से कम्प्लेक्स शुगर बन रही है, किसकी वजह से, बाय गोल्जी अपरेटस, ठीक है। इन सम केसेस कम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्जी अपरेटस। सिंपल शुगर से कम्प्लेक्स बन जाती है किसमें, गोल्जी अपरेटस से, ठीक है। द गोल्जी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इंफॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। तो जो ये आपका गोल्जी अपरेटस है किसकी फॉर्मेशन में भी काम करता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। जो अब नेक्स्ट ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे, लाइजोसोम एक और ऑर्गेनल है, थर्ड ऑर्गेनल, उसकी प्रोडक्शन, उसकी फॉर्मेशन में भी कौन काम आता है, आपका गोल्जी। तो गोल्जी के कितने काम हो गए, अगर आपको उसके यूजेस में आपको पॉइंट डालने हैं, तो पहला क्या है, जो भी प्रोडक्ट ईआर सिंथेसाइज करता है या ईआर के आसपास सिंथेसाइज होते हैं, ये उसको क्या करता है, ये उसको लाता है, पैक करता है और फिर डिस्पैच करता है, ये स्टोर भी करता है, ये मॉडिफाई भी करता है अपनी वेसिकल्स के अंदर, ठीक है। और इसका तीसरा काम क्या है, इसका तीसरा काम है कभी कभी ये कम्प्लेक्स शुगर बना देता है, किससे, सिंपल शुगर से, ठीक है। चौथा काम ये है आपका लाइजोसोम्स जो आपके बन रहे हैं
उसकी फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है? आपका गोल्जी एपरेटस। समझ आया? गोल्जी एपरेटस के बारे में इतना ही है। अब ये साइड में आपको एक येलो कलर का बॉक्स है, इसमें कैमिलो गोल्जी के बारे में, जिसने इसको डिस्क्राइब किया था उसके बारे में लिखा है। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ लेना, कई बार कई टीचर्स इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो वो है, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज लाइजोसोम्स। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल्स में हमारे क्या आ जाते हैं? लाइजोसोम्स। ये है क्या भाई? लाइजोसोम्स हैं क्या? तो स्ट्रक्चरली अब पहले उसका वही बात करनी है कि आपको उसका स्ट्रक्चर के पॉइंट बनाने हैं, फिर उसके किसके पॉइंट बनाने हैं आपने? यूजेस के, कि ये कहाँ यूज होता है और इसका क्या यूज होता है किसी भी सेल के अंदर। तो स्ट्रक्चरली लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। सैक्स का मतलब, अब इतनी देर से सैक वर्ड आ रहा है, सैक्स का मतलब होता है एक पाउच, ठीक है, पाउच। सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइजोसोम एक पाउच, मेम्ब्रेन बाउंड पाउच की तरह लगता है। पाउच मत लिख के आना, लिख के सैक्स ही आना, बट मैं आपको एक समझने के लिए बोल रही हूँ कि सैक्स क्या होते हैं? आपके पाउच, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड आपके ये सैक्स हैं, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? डाइजेस्टिव जूस। ऑब्वियसली अगर इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे? डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो लाइजोसोम का काम क्या होने वाला है? डाइजेशन में हेल्प कराना, ठीक है। अब पूरा काम तो बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हम इसका स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो अभी स्ट्रक्चर में क्या है कि स्ट्रक्चरली अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास है मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। अब मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स करते क्या है? इसके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं जिनके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। These enzymes are made by RER। अब अभी हमने ER के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम क्या पढ़ के आए हैं? हम यही पढ़ के आए हैं ना कि कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारा किसका काम करते हैं? एंजाइम्स का और हार्मोन्स का, ठीक है। जो RER आपका, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER आपका प्रोटीन्स बनाता था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज उसके अंदर राइबोसोम होते थे, ठीक है। तो वो जो RER आपके प्रोटीन्स बनाता था वो या तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में यूज हो जाते थे, या फिर कुछ प्रोटीन काम क्या करते थे? कुछ प्रोटीन आपके हार्मोन्स और एंजाइम्स बन जाते थे, ठीक है, उसका काम करते थे। प्रोटीन्स आपके हार्मोन्स और एंजाइम्स का काम करते थे। तो यहाँ पे वही बात बोलिए कि जो डाइजेस्टिव, ये जो इसके सैक के अंदर, इसके पाउच के अंदर ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम पड़े हुए हैं, ये बनाए किसने हैं? RER ने। कैसे? क्योंकि उसके जो प्रोटीन है वही तो काम कर रहे हैं एंजाइम का। बात समझ आई? तो लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या है? एक वेस्ट डिस्पोजल, डाइजेशन करते हैं ना, डाइजेशन के बाद सामान बाहर फेंक देगा, तो क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो कई बार वो पूछ लेते हैं कौन है सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, तो है लाइजोसोम्स, ठीक है। नाउ these help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये सेल को साफ सुथरा करते हैं, क्लीन करने में हेल्प करते हैं। कैसे? बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल। कुछ भी सेल के पास फॉरेन मटेरियल क्या होगा? जो उसके अननोन चीज है, जैसे कोई उसके अंदर बैक्टीरिया आ गया, कुछ आ गया, तो जो भी फॉरेन मटेरियल है उसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे, खा जाएंगे। और साथ में जो भी आपके वॉर्न आउट सेल, जो खराब हो गए सेल हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे? उनको भी डाइजेस्ट कर लेंगे कि अभी पुराने हो गए हैं तो बदलो, ठीक है। तो बात समझ आई? इसमें क्या है? लाइजोसोम्स का काम क्या है? लाइजोसोम्स हैं क्या? लाइजोसोम्स आपके मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से आया है? तो RER ने जो प्रोटीन बनाए थे वही यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम का काम करेंगे। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम RER से आए हैं। अब ये है क्या? ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल है। बाय बिकॉज ये क्या करता है? सेल को क्लीन करता है बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड वॉर्न आउट सेल्स, ठीक है। बात समझ आई? सॉरी, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। बात समझ आई? तो जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स आपके खराब हो गए हैं उनको ये क्या करेगा? उनको भी डाइजेस्ट कर लेगा। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? हमने यही पढ़ा है कि जो भी हमारा फॉरेन मटेरियल या सेल ऑर्गेनल खराब हो जाएगा, फॉरेन मटेरियल आएगा उसको डाइजेस्ट कर लेगा, और जो सेल ऑर्गेनल हमारा खराब हो जाएगा या पुराना हो गया, ठीक है, या उसका वर्किंग सही से नहीं चल रही, उसको भी ये क्या कर लेगा? अपना डाइजेस्ट करके उसका वेस्ट बाहर निकाल देगा। अब फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड, जो भी फॉरेन मटेरियल आता है, फॉरेन मटेरियल क्या हो सकता है? या तो बैक्टीरिया हो सकता है जो उसके लिए फॉरेन है, ठीक है, जो उसको नुकसान पहुंचाएगा उसको डाइजेस्ट कर लेगा, या फूड। अब फूड का भी तो, अब हमारे अंदर फूड क्या है? फॉरेन मटेरियल है, हम उसका डाइजेशन कर लेते हैं। तो ऐसे ही सेल के अंदर फूड एक फॉरेन मटेरियल है जिसको वो डाइजेशन करेगा, एज वेल एज
ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन द लाइसोसोम, और जो ओल्ड ऑर्गेनेल्स हो जाते हैं, जिनकी वर्किंग थोड़ी ढीली हो जाती है, वो क्या करते हैं, वो भी सेल ऑर्गेनेल्स इसके लाइसोसोम के अंदर आके ये लाइसोसोम उनको क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, नाउ विच ब्रेक कम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो क्या है, वो भी जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स थे वो लाइसोसोम के अंदर आए और लाइसोसोम ने उनका डाइजेशन किया। कैसे डाइजेशन किया, क्योंकि वो कम्प्लेक्स है, उनको क्या कर दिया, फिर सिंपल में उनको कन्वर्ट कर दिया। नाउ लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये इतना पावरफुल कैसे है कि ये सबको खा जाए। ठीक है, ये इतना पावरफुल कैसे है, बिकॉज इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ठीक है, वो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कितने केपेबल है, उनकी केपेबिलिटी क्या है कि वो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक कर सकते हैं ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अब जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म मतलब सेल की फंक्शनिंग में कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, मान लो कोई सेल खराब हो गया या कुछ हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, अगर कोई सेल खराब हो गया, समझ रहे हो, अभी तक हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल्स जो आपके पुराने हो चुके हैं या खराब हो चुके हैं उनको खाता है, उनका डाइजेशन करता है, या जो फॉरेन मटेरियल होता है उनका डाइजेशन करता है। अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई कि अगर आपका सेल ही डैमेज हो जाए तो उसमें क्या होता है, लाइसोसोम में बर्स्ट, उसका लाइसोसोम बर्स्ट होता है और एंजाइम एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई सेल डैमेज हो गया तो क्या होने के चांसेस हैं कि वो जो डैमेज सेल है उसके अंदर, क्योंकि ऑर्गेनल तो होगा ही ना, सेल है, सेल के अंदर उसके अपने ऑर्गेनल तो थे, तो उस सेल के अंदर जो उसका ऑर्गेनल है, कौन, लाइसोसोम, वो क्या हो सकता है, वो बर्स्ट हो सकता है और उसके पावरफुल एंजाइम बाहर आएंगे और अपने ही सेल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। बात समझ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स, बिकॉज व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम्स may burst and the enzymes digest their own cell, अपना ही सेल क्या करते हैं, खा जाते हैं। Therefore lysosomes are also known as the suicide bags of a cell। बात समझ आई? ओके, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल आता है हमारे पास जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस का मतलब क्या है कि जैसे हमारे घर में पावर हाउस से सारी बिजली आती है, ऐसे ही बिजली क्या है, मतलब सारी जो आपके घर में जितनी भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो पावर हाउस से आ रही है ना। अब पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आने का मतलब एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो आपको पावर हाउस से एनर्जी मिल रही है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है, मतलब यहाँ से उसको क्या मिल रही होगी, एनर्जी। बात समझ आई? तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल, इनको पावर हाउसेज ऑफ द सेल बोला जाता है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया, अब उसका स्ट्रक्चर की पहले बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्यों इसको पावर हाउसेज बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, ईआर के अंदर डबल लेयर मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर दो लेयर, इसके अंदर दो लेयर नहीं है, इसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन की कवरिंग है। ठीक है, बात समझ आई? तो क्या है यहाँ पे, इसने बोला है मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, जो आपकी बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो पोरस है। पोरस होने का मतलब उसमें पोर्स है, छेद है। क्या करेंगे, जब भी किसी चीज में पोर्स होते हैं वो क्या करती है, कुछ सब्सटेंस को अंदर बाहर आने देती है। ठीक है, जाने देती है ताकि अंदर बाहर आने में उसको प्रॉब्लम ना हो सब्सटेंस को। ठीक है, सेल जिसकी भी वो मेम्ब्रेन है उसके अंदर बाहर आने में। ठीक है, now the outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded। इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से याद कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में क्या है, दो मेम्ब्रेन कवरिंग है। कौन सी, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो पोरस है और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें बहुत ज्यादा फोल्ड्स हैं, तो डीपली फोल्डेड है। These folds increase surface area for ATP generating chemical reaction। अब इन फोल्ड की वजह से क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जिससे किसके लिए, ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ATP क्या होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी ATP। ATP यहाँ पे क्या है, हमारी एनर्जी है।
ठीक है। एनर्जी जो स्टोर होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो वो बोल रहे हैं कि आपकी 2 मेम्ब्रेन है, बाहर वाली पोरस। तो अब बाहर वाली का उसने यहाँ पे बताया नहीं है क्यों है बाहर वाली पोरस। तो ये तो आपको पता है, ये बाहर वाली पोरस है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कोई भी जो मटेरियल उसको रिक्वायर है वो आ सके, ठीक है। और दूसरी जो है अंदर वाली वो डीपली फोल्ड क्यों है, क्योंकि ताकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। तो जो आपकी एटीपी बन रही है, जनरेट हो रही है केमिकल रिएक्शन से, वो ज्यादा जनरेट हो सके, ठीक है। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. अब सेल के लिए जितने भी काम करने हैं उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, अब हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी है ना, तो सारे सेल्स काम करेंगे, इसके लिए सारे सेल्स को एनर्जी चाहिए। अब ये सारे सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है, उनके अपने अपने माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, ठीक है। बात समझ आई। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल का, ये क्या करता है, ये उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, जो ये केमिकल एक्टिविटीज जितनी भी बॉडी में चलती हैं, ठीक है, उन सब के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये माइटोकॉन्ड्रिया सारी जितने भी, अगर आपको चलना फिरना है तो आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी, जब सेल आपका क्या करेगा, अपने अपने माइटोकॉन्ड्रिया से, तो सेल जब माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करेगा, एनर्जी देगा, तो तब आपको एनर्जी मिलेगी। तो जितने भी आपके केमिकल एक्टिविटीज हैं जिनके अंदर एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। किस फॉर्म में आएगी, एटीपी। एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है, मतलब एटीपी के अंदर आपकी एनर्जी जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एटीपी की आपको कई बार आ जाता है फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आई थिंक मैंने आपको न्यूक्लियस के अंदर, जब आपने न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे डीएनए की फुल फॉर्म आई थी। तो अभी तक 2 फुल फॉर्म आ गई है। एक डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ओके, तो क्या हमने पढ़ा कि एनर्जी जितनी भी लाइफ के लिए ज़रूरी है, लाइफ के काम करने के लिए ज़रूरी है, वो कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से आती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को क्या बोलते हैं, सेल की एनर्जी करेंसी, बिकॉज ये सेल की एक फॉर्म है ना। अब करेंसी का मतलब है जिससे आप काम चला सको अपना, तो एटीपी से तो आपको एनर्जी आती जाती है, तो इससे तो आप काम चलाते हो। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, ठीक है। ये जो बॉडी, आपकी बॉडी है, ये क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो सेल, ऑब्वियसली सेल भी अपने काम किससे करेगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करेगा उससे ही करेगा ना, ठीक है। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। जो एनर्जी मैंने बोला ना, एटीपी के अंदर आपकी एनर्जी जाके स्टोर हो जाती है, तो आपकी बॉडी उस एनर्जी जो एटीपी में स्टोर है उसको यूज करती है ताकि वो अपना काम कर सके, मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड, जो भी आपके अंदर नया केमिकल कंपाउंड बनना है वो बन सके, और जो भी आपका काम मैकेनिकल वर्क आपने करना है वो हो सके। बात समझ आई। किसी सेल के अंदर उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स, उसने बोला माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स है, बड़े अलग है। क्यों, इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, क्योंकि उनका अपना डीएनए और अपने राइबोसोम है, तो वो अपने लिए खुद ही काम करते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है कि तुम बनाओ और हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। इनका अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम है, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। इसलिए क्योंकि इसके पास राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना क्या कर लेता है, अपने प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स खुद ही बना लेता है। तो क्यों स्ट्रेंज है माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इसके पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम है, और अपना राइबोसोम होने की वजह से ये अपने प्रोटीन्स कुछ बना लेता है। तो कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा स्ट्रेंज ऑर्गेनल है, ऐसे पूछ लेता है, या कौन सा ऐसा है जिसके अंदर अपने प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं, अब जैसे हमने प्लांट सेल में पढ़ा था, एक एक्स्ट्रा उनके पास एडिशनल आउटर कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल, ऐसे ही प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके किसके पास होंगे, प्लांट्स के पास, प्लांट सेल्स के पास, ठीक है। बात समझ आई है। तो प्लास्टिड्स सिर्फ किसके पास हैं, प्लांट सेल्स के पास। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, सिर्फ किसके पास है, प्लांट सेल के पास। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स के कितने टाइप हैं, 2 टाइप। तो आप इसको अलग अलग करके कर लो तो ज़्यादा बेटर है, अलग करके कर लो तो ज़्यादा बेटर है। क्रोमोसोम
सॉरी क्रोमोसोम बोल रही हूँ, क्रोमोप्लास्ट जो है वो अलग कर लो, ल्यूकोप्लास्ट अलग कर लो, फिर उनके यूजेस अलग कर लो, तो आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। तो प्लास्टिड हमारे 2 टाइप के हैं। पहला कौन सा है? पहला आपका है क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमो, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। ये कैसा होता है? आपके ना 2 टाइप के प्लास्टिड में, एक आता है कलरफुल और एक आता है कलरलेस, ठीक है। अब कलरलेस और कलरफुल में नाम से पता चलेगा। जो आपका क्रोमोप्लास्ट है, देखो क्रोमो कई बार हम कलर्स के लिए भी यूज करते हैं, तो जो आपका क्रोमोप्लास्ट है वो आपका कलर वाला, तो कलर्ड प्लास्टिड है, ठीक है, याद रखना। क्रोमो मीन्स कलर्ड एंड ल्यूको मीन्स, जब भी ल्यूको वर्ड आ रहा है यहाँ पे मीन्स का मतलब है कि जब ल्यूको वर्ड आए तो उसको क्या लिखना है, तो ल्यूको मतलब वाइट या कलरलेस प्लास्टिड। तो ल्यूकोप्लास्ट कौन से हुए? वाइट या फिर कलरलेस, और क्रोमोप्लास्ट कौन से हुए? कलर वाले, ठीक है, दैट मीन्स कलर्ड प्लास्टिड। ओके, क्रोमोप्लास्ट के अंदर जब आपका पिगमेंट आ जाए क्लोरोफिल, तो उसको क्या बोलते हैं? आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। बात समझ आइए। तो क्रोमोप्लास्ट जो आपके होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट आपके कलरलेस होते हैं। और जब क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड के अंदर एक सब्सटेंस आ जाए, जिसे क्या बोलते हैं आप? क्लोरोफिल, ठीक है, वो वाला पिगमेंट आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? तो जब आपका क्रोमोप्लास्ट किसके साथ मिल जाए? क्लोरोफिल के साथ मिल जाए, तो बन जाता है क्लोरोप्लास्ट। बात समझ आई? क्रोमोप्लास्ट प्लस क्लोरोफिल मिलके क्या बनाएंगे? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर तो आपको पता है ना क्लोरोफिल करती क्या? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है ना। तो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ठीक है, जहाँ पे क्लोरोफिल होती है वहीं फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल का तो होती है और साथ में क्या होता है? येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होता है। बात समझ आई है? तो प्लास्टिड आपके जो हैं वो कैसे हैं? प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में है। ये 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट का क्या मतलब है? क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कलर वाले प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है कलरलेस प्लास्टिड या फिर व्हाइट प्लास्टिड। अब क्रोमोप्लास्ट के अंदर जब भी एक पिगमेंट जुड़ जाएगा जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, तो वो बना देगा क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट आपकी करती क्या है? ये आपकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है, बात समझ आई? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट बने हैं, इसमें हमने बोला क्लोरोफिल पिगमेंट तो है और साथ में एक येलो ऑरेंज कलर का भी पिगमेंट होता है, ठीक है, येलो ऑरेंज कलर भी है। तो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो हमने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का और तो हमने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का और यहाँ पे सेकंड आप क्या पढ़ रहे हो? ल्यूकोप्लास्ट, दोनों का। तो आपके पास क्रोमोप्लास्ट का तो है नहीं यूज, लेकिन उसने किसका बताया? क्लोरोप्लास्ट का यूज। और यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट का भी यूज है कि ल्यूकोप्लास्ट आपके क्या करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट जो है वो ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्या चला जाता है? आपका स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैनुल जो है प्लांट के, वो स्टोर हो जाते हैं। बात समझ आई है? इतना समझ आ गया आपको? अगर कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज कमेंट कर दिया करो ताकि मैं उस चीज को वापस दोबारा से आपको समझा सकूं। The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers. अब ये क्लोरोप्लास्ट का आपको स्ट्रक्चर बता रहा है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है? बहुत सारी, न्यूमरस का मतलब है बहुत सारी, मेम्ब्रेन्स लेयर है एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। जो किसके अंदर एम्बेड है? किसके अंदर? आपके अंदर मतलब वो है कवर्ड है, बेसिकली स्ट्रोमा से कवर्ड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? जो क्लोरोप्लास्ट है उसका कैसा स्ट्रक्चर है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन लेयर्स हैं जो क्या करती हैं? एम्बेड हुई है किसके अंदर? स्ट्रोमा के अंदर। एक मटेरियल है जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, उसके अंदर एम्बेड हुई है। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल। और इसका ये जो है आपका क्लोरोप्लास्ट का इनर स्ट्रक्चर, ये कैसा लगता है? बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन ठीक है, जैसे उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ऐसा ही आपका इसका स्ट्रक्चर लगता है। किसका? क्लोरोप्लास्ट का। नाउ लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, अब स्ट्रक्चर भी सेम है और इसका काम भी सेम है। कैसे काम सेम है? जो माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये मत सोचना कि ये भी एनर्जी बनाता है, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए राइबोसोम थे, ऐसे ही इसके पास भी अपने डीएनए और आपके राइबोसोम है।
डीएनए राइबोसोम अपने होने का मतलब ये कुछ अपने प्रोटीन भी बनाता होगा। बात समझ आई है? इसका काम कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर है कि ये भी अपने डीएनए और राइबोसोम लेके बैठा हुआ है ताकि अपने प्रोटीन बना सके। तो समझ आ गई प्लास्टिड का टॉपिक। तो प्लास्टिड में आपने यही पढ़ना था कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट के आपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्रोमोप्लास्ट का पार्ट है ना क्लोरोप्लास्ट, उसके बारे में आपने उसका यूज़ पढ़ा है, और ल्यूकोप्लास्ट का यूज़ पढ़ा है कि स्टार्च, ऑयल और जो आपके ग्रैनुल्स है, प्रोटीन ग्रैनुल्स, उनको स्टोर करते हैं। ओके, नाउ वैक्यूल्स। ठीक है, तो वैक्यूल्स क्या है अब आपका, ये है हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, लास्ट। अभी तक हमने तो हमारे टोटल 6 थे ऑलरेडी। फर्स्ट वाला हम ईआर कर चुके हैं, फिर उसके बाद हमने गोल्जी अपैरेटस किया था, फिर हमने कौन सा किया था, थर्ड हमने किया था लाइजोसोम्स, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड, अब हम लास्ट वैक्यूल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। अभी सैक का मतलब मैंने आपको बताया पाउच टाइप, तो ये कुछ ये क्या है, स्टोरेज पाउच है फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, ताकि आपका जो भी सेल है वो अपना सॉलिड और लिक्विड इसके अंदर डाल सके। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स while plant cells have very large vacuoles। जो आपके एनिमल सेल्स हैं, एनिमल किसी भी एनिमल के सेल्स होंगे, उसके अंदर जो वैक्यूल होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। लेकिन आपके प्लांट सेल के जो अंदर वैक्यूल होगा वो क्या होगा, बड़ा साइज में, लार्ज होगा। The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume। उसने बोला कई प्लांट सेल्स में तो 50 से 90% जगह किसने घेर रखी होती है, वैक्यूल ने, तो इतना बड़ा होता है। ठीक है, इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। ठीक है, उसने क्या बोला है, प्लांट सेल के अंदर ये जो आपके वैक्यूल है ये क्या करते हैं, ये फुल ऑफ, इसमें बहुत सारे सेल सैप होते हैं और क्या कर देते हैं, आपके प्लांट को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रक्चर बनाए, रिजिड बनाए रखने में उनको हेल्प करते हैं। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्लांट सेल को जिंदा रखने, उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाती हैं, वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है, दीज इंक्लूड, जैसे कौन कौन आपके आते हैं, पहला अमीनो एसिड जो कि बहुत ज़रूरी है, दूसरा शुगर, जो जितनी भी शुगर है वो भी बहुत ज़रूरी है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन। तो उसने बोला कि जैसे कि आपके प्लांट के केस के अंदर बोल रहे हैं कि प्लांट के केस के अंदर जो वैक्यूल्स है वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखते हैं। तो वैसे भी वैक्यूल्स के अंदर हमने पढ़ा स्टोरेज सैक है, वो अपने अंदर चीज़ें ही रखेगा, या तो सॉलिड चीज़ या लिक्विड चीज़। तो प्लांट सेल के अंदर उसने बोला कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो उसकी लाइफ के लिए, सेल की लाइफ के लिए, प्लांट सेल की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें उसने बताई हैं, अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन। तो यहाँ पे बेसिकली उसने एक पहला पॉइंट बता दिया यूज का, स्ट्रक्चर तो उसने नीचे बता दिया था कि यहाँ पे ऊपर सेल सैप्स हैं, और ये काम क्या करता है, इसका काम क्या है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी आपका प्रोवाइड करना है। लेकिन किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्या करता है, रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा स्टोरेज करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके सब्सटेंस है, जो उसकी प्लांट सेल की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब्सटेंस की स्टोरेज करता है। वो क्या सब्सटेंस है, अमीनो एसिड, शुगर्स और बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और कुछ प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं जिनका है ही एक सेल, जैसे कि अमीबा, उनके अंदर क्या है, द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम दैट आर अमीबा हैज कंज्यूम। तो इस फूड, उसके अंदर एक जो वैक्यूल होता है वो आपका क्या काम करता है, फूड को कंटेन करके रखता है। जो अमीबा खा लेता है फूड, वो कहाँ चला जाता है, वैक्यूल के अंदर। ठीक है, इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म specialized vacuole also play important roles in expelling excess water and waste from the cell। ठीक है, और उसने दूसरा बात, तो अभी यूनिसेलुलर के उसने दो काम बोल दिया कि यूनिसेलुलर जो है आपके ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है, उनके अंदर जैसे कि अमीबा टाइप ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर क्या करता है वैक्यूल, जो खाना वो खा लेते हैं उसको स्टोर कर लेता है। और दूसरा काम क्या करता है, जो भी आपका वेस्ट होता है, एक्स्ट्रा वाटर भी, और जो भी आपका डाइजेशन के बाद वेस्ट होता है उसको सेल से बाहर निकालने का काम, यूनिसेलुलर के अंदर सेल से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, वैक्यूल। बात समझ आई आपको इतनी कि वैक्यूल का काम क्या है, प्लांट सेल के अंदर टर्जिडिटी, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, और
वैसे भी वो स्टोरेज सैक तो है ही, तो ये भी बोल सकते हैं आप स्टोर करता है। क्या चीज़ें स्टोर करता है जो उनके प्लांट सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, जैसे कि उसकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है, अमीनो एसिड्स, शुगर्स और वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और यूनिसेलुलर के अंदर ये क्या करता है, जो भी फूड वो खा जाते हैं उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और उसके बाद उसका डाइजेशन, जब फूड का डाइजेशन हो जाता है, जो भी वेस्ट होता है और एक्सेस वाटर होता है उसको बाहर निकाल लेता है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए प्रोटीन, तो कौन है ऐसे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, जबकि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में होता है, ठीक है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ठीक है। अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है, तो अभी तो हमने पढ़ा उसमें क्या होता है, लाइसोसोम में बर्स्ट, और उसका खुद का ही जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सेल को ही खा जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसको सुसाइड बैग बोला गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। उनको सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी कोई डैमेज होगा सेल के अंदर तो लाइसोसोम बर्स्ट हो सकते हैं और अपने ही सेल को खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, वेयर, तो कहाँ पे, आपके ईआर के अंदर, आर जरूर बोलना है, चाहे आप ईआर बोलो ना बोलो, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो होता है राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम आपके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन जहाँ जहाँ राइबोसोम होगा वहाँ वहाँ प्रोटीन होंगे। तो कहाँ होता है बेसिकली प्रोटीन सिंथेसाइज, ईआर के अंदर, आर में, ठीक है। ईआर के कौन से पार्ट में, आर में। तो यहाँ पे कई बार ना वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस में आप क्या क्या डाल सकते हो, सबसे पहले तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें ना भाई, आपका प्लास्टिड का डिफरेंस आ गया। पहली बात तो आपका सिंपल ही 3 डिफरेंस आपको याद करने होते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस में पहला पॉइंट तो यही आ गया कि उनके पास क्या होती है, उनके पास आपका सेल वॉल होती है, किनके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, लेकिन जो आपके एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। और अब सेल वॉल नहीं होती तो वो सेल्यूलोज का यूज भी तो नहीं करेंगे, तो प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज होता है और एनिमल सेल के अंदर सेल्यूलोज नहीं होता। तीसरा पॉइंट, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते। चौथा पॉइंट, प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो जनरली लार्जर इन साइज होता है और एनिमल सेल्स का स्मॉलर इन साइज होता है। बात समझ आई, समझ आ गया, ये 4 पॉइंट इनफ है। उसके बाद एक आपका डायग्राम का, अगर 5 मार्क्स में आ रहा है तो आपके पास डायग्राम पीछे है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, ठीक है, उसको आप बना सकते हो। और अगर उससे भी आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम मेरे ख्याल से इतना इनफ है, ठीक है। बात समझ आई आपको। उसके बाद ईच सेल, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, तो उससे पहले थोड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है वो हम पढ़ लेते हैं। ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज। हर सेल का एक अपना स्ट्रक्चर होता है और एबिलिटी टू फंक्शन, हर सेल का अपना अपना स्ट्रक्चर है और उनकी एबिलिटी है कि वो कैसे काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जो भी उनके अंदर किस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन, मेम्ब्रेन की तो है या ऑर्गेनल्स की तो है, तो उसने बोला हर सेल का काम या हर सेल का क्या स्ट्रक्चर होगा ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कैसी हैं और जो इसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है, या उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी हुई है। द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और सेल की क्या होती है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि किस पे डिपेंड करती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स ही तो होते हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाले, ठीक है। और इससे ही सेल की काम और वो सेल क्या स्ट्रक्चर लेगा ये पता चलता है, ठीक है। आगे, दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, तो सेल का इसी की वजह से, यही स्ट्रक्चर की वजह से सेल का क्या काम हो गया ये मैंने अभी बोला, पता लगता है। अब इसी पे डिपेंड करता है कि सेल क्या रेस्पिरेशन करने वाला है या न्यूट्रिशन लेने वाला है या वेस्ट मटेरियल को क्लीन करने का काम करने वाला है या फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स या न्यू प्रोटीन्स बनाने का काम करने वाला है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि सेल में जो मेम्ब्रेन और आपके ऑर्गेनल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पता चलता है कि सेल का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है और सेल का क्या काम होने वाला है। क्या वो रेस्पिरेशन करेगा या वो उसने डाइजेशन करनी है या उसने वेस्ट बाहर निकालना है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर। बात समझ आई। अब दस द सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल
यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। कैसे? क्योंकि सेल ही तो अभी तो हमने पढ़ा, व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, व्हाई? बिकॉज सेल जो है वही पूरे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे काम भी सेल करता है, सेल ही स्ट्रक्चर बना रहा है, सेल ही सारे काम बन रहा है, इसीलिए ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आता है। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो। हर जैसे अब क्या होता है, फैमिली अगर आपकी, जब आप फैमिली में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि फैमिली को अगर ग्रो कराना है तो बेबीज होते हैं। यही होता है ना कि मदर्स जो अपने पेरेंट्स होते हैं वो अपनी जनरेशन को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो बेबीज करते हैं। सेम यहाँ पे क्या है, सेल डिवीजन। सेल्स अपनी जनरेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने न्यू सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो। जब ऑर्गेनिज्म के अंदर आप देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, जब सेल ग्रो करना चाहते हैं तो न्यू सेल्स बनते हैं, या आपका ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है तो न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। तो हमारे न्यू सेल्स किस लिए बनते हैं? जब ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है तब बनते हैं। अगर कोई आपका सेल खराब हो गया तो उसकी जगह नया सेल आ जाता है, तब नया सेल बनता है। या किसी सेल को रिप्लेस करना हो कि बहुत पुराना हो गया, रिप्लेस करना है वो, या कोई इंजर्ड सेल हो गया, उसको हटाने के लिए कौन आता है? न्यू सेल्स आते हैं। ठीक है, एंड टू फॉर्म गैमीट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। और जब मेच्योरिटी में आपको रिप्रोड्यूस करना होता है तो उसके लिए जो गैमीट्स बनते हैं वो भी कौन बनाता है? ये न्यू सेल्स। ठीक है, बात समझ आई? सेल, न्यू सेल क्यों चाहिए आपको? ताकि ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सके, ताकि गैमीट्स बन सके ना, तो रिप्रोड्यूस कर सके, फिर और क्या कर सके? रिप्लेस कर सके जो आपके ओल्ड सेल्स हैं, जो इंजर्ड सेल हो गए उनको हटा सके, और जो डेड सेल हैं उनको हटा सके। ठीक है, उसके बाद द प्रोसेस बाय विच द न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। व्हाट डू यू मीन बाय सेल डिवीजन? जिससे नया सेल बन जाए उसी को सेल डिवीजन करते हैं। तो ठीक है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। बात समझ आई? सेल डिवीजन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें नए सेल आपके बन जाते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। ठीक है, तो दो हैं आपकी, माइटोसिस, मियोसिस। ये जरूर आती है पेपर में, इनका डिफरेंस आता है कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। तो वहाँ पे ना कई बार ये पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन, अगर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है तो कौन सी डिवीजन अपने सेल के अंदर करेगा? तो मियोसिस करेगा। लेकिन अगर सेल को, किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो उसके सेल कौन सी डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाएंगे? तो वो होगा माइटोसिस। याद, समझ आ गई बात? तो माइटोसिस, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो सेल माइटोसिस करेंगे। जब भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए गैमीट्स बनाने, गैमीट फॉर्मेशन जब भी होगी तो क्या बनेगी? तो कौन सी डिवीजन होगी यहाँ पे? मियोसिस सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हर सेल इन दिस प्रोसेस, ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। ठीक है, मदर सेल बोलते हैं। तो अब आपको सीधा सीधा माइटोसिस और मियोसिस का मैं पहले डिफरेंस बताती हूँ कि आपने क्या क्या लिखना है, उसके बाद आप इसको यूज कर लेना। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस में आपने क्या लिखना है? माइटोसिस कब होती है? ग्रोथ के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। मियोसिस किसके लिए होती है? रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फिर जो माइटोसिस का दूसरा पॉइंट आएगा कि कितना, एक मदर सेल से, देखो आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल बन रहे हैं? 2। ठीक है, तो आपके सिंगल मदर जो होती है, सिंगल पेरेंट जो होता है, सिंगल मदर सेल, किससे क्या बनते हैं? फॉर्म 2 डॉटर सेल। बात समझ आई? इसमें समझ आया है कि इसका सेकेंड पॉइंट क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। लेकिन ये मियोसिस में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। एंड में देखो 4 बने हुए हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा? देखो यहाँ पे सिंगल, माइटोसिस में सिंगल, बस एक मदर था, उससे 2 डॉटर बन गए, तो ये है सिंगल स्टेप सेल डिवीजन। कौन सी है? सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में खत्म, एक मदर से बच्चे बन गए, 2 खत्म। ठीक है, लेकिन मियोसिस के अंदर क्या आएगा? ये कितनी है?
टू स्टेप सेल डिवीजन। कितनी है? 2 स्टेप। 2 स्टेप में होता है, पहले 1 से 2 डॉटर बनते हैं, फिर 2 से 4, अल्टीमेटली बन कितने रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है? 2 स्टेप लग रहे हैं, इसमें 2 स्टेप इंक्लूड हो रहे हैं। तो क्या है? 2 स्टेप आपका ये सेल डिवीजन है, 2 स्टेप डबल। ठीक है, डबल हो रहा है ना यहाँ पे, वहाँ पे सिंगल टाइम हो रहा था, एक ही टाइम हो रहा था, यहाँ पे 2 टाइम हो रहा है, तो 2 स्टेप सेल डिवीजन है ये। ठीक है, अब 4th पॉइंट इसमें क्या आएगा आपका कि यहाँ पे देखो जो माइटोसिस है, चार ही इसमें क्या है? क्रोमोसोम है, लेकिन जब हम डॉटर सेल के अंदर देखते हैं तो भी उसमें 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा रहता है? सेम रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में सेम, इन डॉटर सेल्स और मदर सेल्स दोनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 4। ठीक है, लेकिन मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ। किसके? मदर के अंदर 4 है, और जो मियोसिस के 4 डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर देखो 2 हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो मदर सेल से और डॉटर सेल के कंपेयर में देखें तो क्या सिस्टम है इनका कि मदर सेल में जितने भी होंगे उसका हाफ क्या होगा? डॉटर सेल के अंदर। बात समझ आई? ये 4 पॉइंट आपको जरूर याद करने हैं। तो 4 पॉइंट में पहला पॉइंट कौन सा आएगा? पहला पॉइंट आएगा, तो पहला पॉइंट सिंगल सा कि क्या है? माइटोसिस तब होती है, सिंपल सा है, माइटोसिस तब होती है जब आपको क्या करना होता है? ग्रोथ। मियोसिस कब होती है? जब आपको क्या करनी होती है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, गैमीट्स फॉर्मेशन करनी होती है। सेकेंड पॉइंट, माइटोसिस में सिंगल मदर से क्या बनता है? मदर सेल से फॉर्मेशन किसकी होती है? 2 डॉटर सेल की, लेकिन मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं, 4। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? सिंगल स्टेप। तो चाहे आप सिंगल स्टेप वाला ऊपर डाल देना और डॉटर सेल वाला नीचे डाल देना पॉइंट। ठीक है, तो सिंगल स्टेप सेल डिवीजन है, लेकिन वो कैसी है? 2 स्टेप सेल डिवीजन। बात समझ आई? और नंबर ऑफ क्रोमोसोम का चौथा पॉइंट आ जाएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, जितने मदर में उतने ही डॉटर में रहते हैं माइटोसिस के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो आपके हैं मियोसिस में वो क्या हो जाते हैं? मदर में जितने भी हैं उसके हाफ हो जाएंगे डॉटर के अंदर। ठीक है, बात समझ आ गई? अब हम पढ़ लेते हैं। In this process, each cell called mother cell divides to form 2 identical daughter cells. किस केस में? 2 किस में बनते हैं? माइटोसिस में। तो माइटोसिस के अंदर उसने क्या बोला? माइटोसिस कब होती है? जब आप ग्रोथ करते हो, और इसमें जो मदर सेल है, ठीक है, वो क्या बनाता है? अपने 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या रहेगा? सेम। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। अब इसका यूज भी डालना है, तो क्या अभी तो फर्स्ट पार्ट हमने यही किया ना कि हेल्प किस में करता है? ग्रोथ एंड रिपेयर। तो रिपेयर भी वर्ड डाल देना उसमें कि ग्रोथ और रिपेयर जब भी सेल में आपके टिश्यू के अंदर, जो आपके टिश्यू की या सेल की, तो बेसिकली सेल को रिप्लेस करना, टिश्यू को रिप्लेस करना, ये काम होता है। तो ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म अगर आपका कौन कर रहा है? माइटोसिस। उसके बाद स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स। तो जब भी आपका गैमीट फॉर्मेशन होगा या रिप्रोडक्शन में आपका सेल डिवीजन हो रही है, रिप्रोडक्शन करनी है इसलिए सेल डिवीजन हो रही है, तो क्या होगा? विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है? बच्चे ही तो होते हैं। तो जब भी गैमीट्स फॉर्मेशन होनी है या फिर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कोई चेंज होना है, ठीक है, कोई सेल डिवीजन होनी है, तो कौन सी सेल डिवीजन होगी? मियोसिस। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। ठीक है, मियोसिस से डिवाइड करते हैं, विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स। तो 2 स्टेप, 2 एक के बाद, कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद 2, एक के बाद एक 2 डिवीजन होती है, मतलब 2 स्टेप डिवीजन है, सेल डिवीजन है। ठीक है, व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। तो माइटोसिस में 2 होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? 4 न्यू डॉटर सेल्स। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मदर सेल से न्यूज अगर कंपेयर करेंगे, न्यू सेल्स जो डॉटर सेल्स बने हैं उनसे, उन दोनों में क्रोमोसोम के नंबर में क्या डिफरेंस होगा कि जितने भी मदर के अंदर हैं डॉटर के, उसके हाफ हो जाएंगे। ठीक है, डॉटर सेल्स के अंदर। Can you think as to why the chromosome number has reduced to half in daughter cells? तो आप मुझे बताइए कि ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये क्यों 2 हो गए हैं? आई थिंक आपको पता होगा, हमने 8th क्लास में पढ़ा था, क्योंकि जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो एक मेल से आता है गैमीट और एक फीमेल से आता है। याद है हमने पढ़ा था 8th क्लास में फर्टिलाइजेशन में कि जब भी रिप्रोडक्शन होगी तो ऑफस्प्रिंग बनने के लिए, किसी बेबी को बनने के लिए क्या होता है? एक गैमीट, जो आपका गैमीट्स होते हैं, एक पोर्शन कहाँ से आता है आपका? जो मेल होता है, और एक आता है फीमेल से,
ठीक है। इसीलिए जो मिल तो 2 उसके आएंगे, 2 आपके आएंगे, तभी तो 4 बनेंगे। इसलिए जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन होती है तो इसलिए 2 क्रोमोसोम वाला बनता है। टोटल क्रोमोसोम 4 होते हैं किसी भी सेल के अंदर, लेकिन ठीक है 4 ही तो होते हैं, 2 पेयर होते हैं ना। 2 पेयर का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे 2 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 है और जब मेल से आने वाला है, मान लो ये फीमेल के अंदर है, तो जो मेल से आने वाला है उसके अंदर भी 2 होंगे तो मिलके 4 बना देंगे। या ये मेल है तो फीमेल से जो आएगा आपका गेमीट वाला पोर्शन उसके अंदर 2 होंगे तो मिलके 4 बना देंगे। इसीलिए यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। 2 क्रोमोसोम है, 2 है आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। क्यों, क्योंकि ये अभी मेल के साथ या फीमेल के साथ, जो भी है ये मेल है या फीमेल है, जिसके साथ भी, मतलब इसको अपने अदर पार्टनर के साथ पहले मैच होना पड़ेगा, वहां से भी गैमीट आएगा और ये उसके साथ मिल जाएगा और अल्टीमेटली कितने बन जाएंगे आपके क्रोमोसोम, 4 ही तो बनेंगे, 2 पेयर ही तो बनेंगे। बात समझ आई। इसीलिए इसके अंदर हाफ द नंबर ऑफ मदर जो है उसके क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ओके अब इसके बैक एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। बैक एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। ये अभी मैंने 5 मिनट पहले आपको बताया, आप उसको लिख लो पॉइंट वाइज और याद कर लो पहले क्वेश्चन का आंसर। हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक, ये हमने पार्ट 3 में कर लिया था। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, तो क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर या ब्रेक डाउन होगी तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हो जाए। मतलब बेसिकली जो आपके प्रोटीन और आपके लिपिड जो सिंथेसाइज हो रहे थे ईआर के अंदर, वो जाके उसको क्या कर देंगे, वापस जोड़ देंगे। अगर वो पूरी तरह से खराब हो जाती तो आपको पता है क्या होगा, उसका इनर सेल तो पूरा ही डैमेज हो जाएगा, इनर मटेरियल बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन हो जाता है तो प्रोटीन और लिपिड्स ईआर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये वहां पे जाके क्या कर देंगे, आपकी मेम्ब्रेन को बना देंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस वाला टॉपिक है। What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? अगर गोल्जी अपरेटस ना होता तो भैया गोल्जी अपरेटस के काम नहीं होते ना, तो यार जो भी बनाता वो पैक ना होता, डिस्पैच ना होता, स्टोर ना होता, ठीक है, बात समझ आ रही है, मॉडिफाइड ना होता और लाइजोसोम भी ना बनता, क्योंकि लाइजोसोम को बनाने में भी वो हेल्प करता है। फिर और क्या करता है, कम्प्लेक्स शुगर जो बनाता है वो भी ना होती। तो जितने उसके काम में लिखा था आपने यूज में, उसको ना कर दो बस यहाँ पे कि भैया ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कौन है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया। बाय, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एटीपी होती है। उसका पूरा स्ट्रक्चर बताओ, उसके बारे में इलैबोरेट कर दो कि भैया उसके अंदर जो फोल्ड्स होते हैं उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, वो किसके काम आते हैं, एटीपी जनरेशन के काम आते हैं। केमिकल रिएक्शन होती है ना जिससे एटीपी जनरेट होती है, उसके लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं, एरिया इंक्रीज हो जाता है क्योंकि, ठीक है। और ये जो एटीपी आती है, ये जो एनर्जी, ये सारी जो सेल की और ऑर्गेनिज्म की जितनी भी उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए वो यहीं से आती है, ठीक है, इसलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के लिए होते हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहाँ से, लिपिड्स कहाँ से होगा, एसईआर से, और प्रोटीन कहाँ से होगा, आरईआर से। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अभी मैंने आपको ये बता दिया था पहले के पार्ट में कि अमीबा को खाना कैसे मिलता है, बाय एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है। खाना अंदर जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस, बाहर आ रहा है तो एक्सोसाइटोसिस, तो पुराने पार्ट में है, जाके देख लो। व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब यही पूछ लेता डिफ्यूजन क्या है, तो द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बात समझ आई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 इतना इंपॉर्टेंट तो वैसे है नहीं, बट आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, अभी हमने पढ़ा कौन सी टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस। एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, गेमीट हो या रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर कोई चेंज करना हो तो कौन सी होगी, तो हमारी होगी मियोसिस, ठीक है, बात समझ आई। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको ये चैप्टर की वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। और बहुत jल्द हम मैथ्स का भी, क्लास 9, 10th, 11th, 12th का मैथ्स का भी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।